everyone. Good morning, and this is Mamta Verma. I'm going to start a series of literary theory, which is one of the most dominated unit from exam point of view. We can see a lot of question can be seen in the exam from this unit in NAT, GATE, and also entrance of the PhD. So let's get started. सो थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जिसका मीनिंग हम समझ लेते हैं जो बार बार लिटरेरी थ्योरी में यूज होंगे। जनरली उनका मीनिंग देखें तो कुछ अलग होता है, लेकिन लिटरेरी थ्योरी में उसका मीनिंग कुछ डिफरेंट होगा। जैसे वर्ड होता है टेक्स्ट, जो लिटरेरी थ्योरी में बार बार यूज होगा, ठीक है। सो टेक्स्ट का मीनिंग अगर जनरली देखें तो होता है कि वर्ड और द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच इज रिटन ऑन द पेज कैन बी कॉल्ड टेक्स्ट। बट लिटरेरी थ्योरी में टेक्स्ट से मतलब है कि कलेक्शन ऑफ द वर्ड और द पेज ऑफ द वर्क ऑफ लिटरेचर दैट इज टेकन फ्रॉम पोएट्री और दैट इज टेकन फ्रॉम एनी फिक्शन एंड एसेज वगैरह। ओके, सो लिटरेरी थ्योरी में स्पेशली वे टेक्स्ट पोएट्री की टेक्स्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। और इसमें क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जैसे ये मेनली दो तरह से होती है। एक होती है लिटरेरी criticism एंड सेकंड है लिटरेरी थ्योरी। इन दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लिटरेरी थ्योरी से जो क्वेश्चन आते हैं उससे थोड़े ज़्यादा आते हैं। जैसे 10 से 15 क्वेश्चन हम नेट के एग्जाम में देख सकते हैं। ये ज़्यादा डोमिनेटेड यूनिट होती है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन से 3 और या 5 क्वेश्चन वी कैन से। Okay, so first we know about the what is literary criticism. So here जो criticism word है, criticism means here not to criticize anything or anybody in a negative point of view. Here criticism means to judge any piece of work of literature with both negative और positive aspects, ठीक है। हम किसी वर्क को जज करते हैं, जैसे एज ए रीडर जज करते हैं किसी वर्क को, उसको इंटरप्रेट करते हैं, या जब हमारे जो ग्रेट ऑथर्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, वो एक दूसरे के वर्क को जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी वर्क को जज करना, बहुत उसमें उसके गुण और उसके मीन्स उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बेसिस पे उनको जज करते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं या क्या इसका पॉजिटिव भी है, ठीक है, दोनों के बेसिस पे। तो ये इनमें मेन डिफरेंस होता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो किसी भी पीज ऑफ वर्क ऑफ लिटरेचर को जज किया जाता है वो हमारे ऑथर्स करते हैं, लाइक जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, मैथ्यू आर्नोल्ड, फिलिप सिडनी, all these writers, because they have learned lot about literature, they are knowledgeable person, only then they can give their opinion about any particular word, ठीक है। तो यहाँ क्रिटिक का मतलब होता है so it is done by the critics like William Shakespeare, William Wordsworth, Matthew Arnold, Philip Sidney एटसेट्रा, ठीक है। जब ये किसी भी पीज ऑफ वर्क ऑफ लिटरेचर को क्रिटिसाइज करते हैं या जज करते हैं तो उसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जाता है, ठीक है। और लिटरेरी थ्योरी क्या किसे कहा जाता है, जब कोई भी रीडर एज ए रीडर कैन बी एनी पर्सन हु रीड द टेक्स्ट। ओके, आई एज ए रीडर कैन इंटरप्रेट एनी page of work of literature and find out the meaning according my point of view. Okay, and you as a reader can interpret any page of work of literature and find out the meaning according your point of view. So इसमें critic से मतलब होता है reader से, it is done by the reader himself, ठीक है। तो यहाँ लिटरेरी क्रिटिक का मतलब रीडर से होता है लिटरेरी थ्योरी में, एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्रिटिक्स का
का मतलब क्रिटिक्स जैसे विलियम शेक्सपियर जो ऑथर और हमारे फिलोसोफर होते हैं जिनने बहुत ही अच्छे कंपोजिशन की है, अच्छे अच्छे नॉवल और वर्क्स लिखे हैं, उनसे होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। अब चलते हैं हम लिटरेरी थ्योरी, हमारी फर्स्ट लिटरेरी थ्योरी। ठीक है, हमारी फर्स्ट लिटरेरी थ्योरी है न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म, सो इसको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि न्यू क्रिटिसिज्म था क्या, किसने स्ट्रीम को, इस वर्ड फ्रेज है जो इसको क्वेन किया, ठीक है, ये कौन सी कंट्री में आया था, इसको आगे फेमस किसने किया, ये सब पढ़ना है। तो ये जो न्यू क्रिटिसिज्म वर्ड है, फर्स्ट इसको सबसे पहले जे स्पिंगम, जे स्पिंगम ने इस वर्ड को क्वेन किया था, जो अमेरिका के क्रिटिक थे, अमेरिकन क्रिटिक, ठीक है। एंड न्यू क्रिटिसिज्म फर्स्ट केम इन अमेरिका एंड ब्रिटेन इन 1920, ठीक है, अमेरिका एंड ब्रिटेन, okay. First new criticism came in America and Britain, and the word new criticism first coined by James Bingham, and later it was made famous by John Crow Ransom, John Crow Ransom, as the title of his book. And what is the name of his book? The New Criticism. New Criticism, which was published in 1941. So सबसे पहले न्यू क्रिटिसिज्म वर्ड है, इसको क्वेन किया था जे स्पिंगम ने, जो अमेरिका के थे, ठीक है। और उन्होंने सिर्फ इस वर्ड को क्वेन किया था, लेटर पे उन्होंने कोई काम नहीं किया, ठीक है। फिर लेटर जॉन क्रो रंसन थे, ये भी एक लिटरेरी क्रिटिक और पोइट थे। तो इन्होंने इस वर्ड को एज द टाइटल ऑफ हिज बुक द न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है, उसको यूज किया एज द टाइटल ऑफ हिज बुक, जो 1941 में पब्लिश हुई थी। सो न्यू क्रिटिसिज्म था क्या? इट इज ए लिटरेरी मूवमेंट which came in Britain and America in 1920. Or all the literary critics, especially 6 or 7 main critics came in new criticism. All were focused on the close reading. So what is close reading? Close reading is deep reading of the text. Okay. They totally ignore the background of the authors or the historical period in which the text was written, and what is the intention of the author to his particular work. So this is that we should totally ignore all of these things. We should totally ignore the personal life of the author, okay, and we should focus on the text itself. We should go depth into the text, and we should try to read the text in deeply. We should identify the word, what is the wording, what is the structure of the sentence, okay, what is the form of literature, and what is the rhyming is used in this text. Only then we can find out the meaning, okay. So they all the literary critics is simply focused on the wording, that what is written on, whatever is written on the page, we should simply read the words and try to know the meaning behind them. That is close reading. So you can write now, they can ask the close reading concept is related to. So ये न्यू क्रिटिसिज्म है, कैंट दैट इज वेरी फेमस, जॉन क्रो रंसन लेटर पॉपुलराइज किसने की. सो क्लोज रीडिंग यू कैन राइट डाउन क्लोज रीडिंग. ओके, क्लोज रीडिंग मीन्स होता है व्हाट इज बीइंग सेड and how it is being said. Means the manner in which that concept is presented. Okay,
सो हमें फोकस क्लोज रीडिंग मेनली होता क्या है, व्हाट इज बीइंग सेड इन द टेक्स्ट। हमें सबसे पहले टेक्स्ट को पढ़ना है, ठीक है, और उसमें कहा क्या गया है उसको समझना है, और उसको कहा कैसे गया है, मतलब किस स्टाइल में कहा गया है, किस स्टाइल उस टेक्स्ट को प्रेजेंट करने का स्टाइल क्या है, उसका राइमिंग पैटर्न क्या है, हमें इन सब पे फोकस करना है। ये होता है क्लोज रीडिंग। एक ट्रिम और आती है जो न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, वो है ऑटोटेलिक टेक्स्ट। ऑटोटेलिक टेक्स्ट, ओके। ऑटोटेलिक टेक्स्ट होता है द टेक्स्ट itself contains meaning without any reference, okay। without any reference means सिंपली हमें टेक्स्ट पे फोकस करना है, उसको रीड करना है, ठीक है, उसको डीपली रीड करना है, उसका मीनिंग उसके अंदर ही होता है, हमें किसी कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है विदाउट एनी रेफरेंस का मतलब होता है कि हमें ये टेक्स्ट किस ऑथर के द्वारा लिखा गया है, किस पोइट ने लिखा है, इस पे फोकस नहीं करना, उसके नाम पे नहीं जाना है कि इसका पोइट्री का नेम क्या हो गया, यह किसके द्वारा लिखी गई है, तभी इसका मीनिंग लिखिएगा, ठीक है। हमें सिंपली वर्डिंग को देखना हो कि उसका वर्ड की वर्डिंग क्या है, उसमें उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, उसमें क्या फॉर्म ऑफ लिटरेचर यूज हुई है, इन सब पे फोकस करना है, दैट इज ऑटोटेलिक टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म से जितने भी लिटरेरी क्रिटिक रिलेटेड है उन सब पे फोकस करते हैं ना, कि कौन कौन से लिटरेरी क्रिटिक आते हैं न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी में। सो मेनली एग्जाम में यही पूछा जाता है। सो न्यू क्रिटिसिज्म में जो क्रिटिक है, फर्स्ट आता है आई ए रिचर्ड, सेकंड है विलियम एमसन्स, थर्ड है एलन टेट, आर.पी. ब्लैकम्यूर, विलियम कोट्स, विम साल्ट एंड बियर्सले। सिक्स है अफार लेविश, एंड सेवेंथ है क्लिंट ब्रूक, ओके। तो ये 7 क्रिटिक है, ये न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, जिन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड थियोरी दी है, और इनके हम वर्क 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, ज्यादा वर्क नहीं है इसमें, 2-2 3-3 वर्क को इन्होंने इनके वर्क है जो न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी से रिलेटेड है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आई रिचर्ड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इनके इम्पोर्टेंट वर्क देखते हैं। सो पहला है फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ठीक है, 1922। सेकंड है मीनिंग ऑफ मीनिंग, विद C.K. Ogden, 1923। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल्स ऑफ 1924। उसके बाद है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इसका सब टाइटल है स्टडी इन लिटरेरी जजमेंट। 29
and last one है philosophy of rhetoric, which was came in 1936. So ये 5 वर्क हैं जो आई ए रिसर्च से रिलेटेड है, और एग्जाम में मीनिंग ऑफ मीनिंग एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है, ये सब वर्क तो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। मीन्स ये सब फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, मीनिंग ऑफ मीनिंग, इनके सिर्फ टाइटल याद रखने हैं। मैच मेकिंग में भी कभी कभी पूछ भी लेते हैं, लेकिन ये जो वर्क है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिकल, ठीक है, तो चलो भाई एक एक करके करते हैं। तो ये भी प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, नॉट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है, इसने दो टाइप की लैंग्वेज की बात की है, ठीक है, टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज, टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने इस वर्क में दिया, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज, फर्स्ट है साइंटिफिक यूज, साइंटिफिक यूज, सेकंड है इमोटिव यूज, ठीक है। So what is scientific use of language? Whenever we talk about the facts, logic, yeah, truth, false, yeah, like we can say the sun rises in the east, sun sets in the west. So whenever we talk about that kind of things, that is scientific use of language. And second है emotive use. Emotive, it is related to emotions and feelings. Emotions and feelings. Feelings means how the text produce the emotional effect on the reader. Okay, emotional effect on the reader means whenever we read any text, okay, and we try to go into the depth of the text, then we find that the text leaves emotional effect on the reader. There kind of lot of subject on which the text is written, and that leaves the emotional and you can say different kind of effect on the mind of the reader. So it is related especially on the emotions, ठीक है। so बस इतना ही थी इसमें, टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज इस कॉन्सेप्ट को दिया है, जिसमें फर्स्ट है साइंटिफिक यूज एंड सेकंड है इमोटिव यूज। एंड इनका अगला वर्क है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे एग्जाम में क्वेश्चन नेट के एग्जाम में इससे 2 बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। सो ये है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म स्टडीइंग लिटरेरी जजमेंट, ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, इसकी पब्लिकेशन भी इवन पूछा गया है एक बार, ठीक है। तो ये क्या है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में, आई ए रिचर्ड वाज प्रोफेसर इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सो वंस he tried to check the critical thinking of the students, that how they interpret any text piece of literature. So what he did, he give the different text means he give the different kind of poem to the student, uh, and said them that interpret it means explain it, and because he want to check the critical thinking, that's why he give the different kind of poems, and even he did not give the information means he does not tell the name of the poem and name of the poet, he simply give the text, okay, collection of the words which is written on the text, and gave them, and he find that the students response of the students was very poor or inferior. So this work practical criticism is his object of I. Richard, and through this work he want to learn the student that how they interpret or explain any page of a work or any text. So what he said, he says that we should simply focus on the word which is written on the page. Okay, we should try to find out their meaning, their form of
language, means their literary devices. We should try to know the language rhyming pattern. Only then we can find out the meaning of any text. Okay, it is the easiest way through which we can find the total meaning of any text. So he gives four kind of meaning in this work. He tells four kind of meaning. First है sense, second है feelings, थर्ड है tone एंड फोर्थ है intention. ठीक है. So I.A. Richards said that first we have to know about this four kind of meaning. Only then we can find out the total meaning of any text. ठीक है. पहले हमें इन मीनिंग्स को समझना होगा, तभी हम किसी भी टेक्स्ट का हम फाइनल या टोटल मीनिंग कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं. तो सेंस क्या होता है? सेंस मीन्स होता है व्हाट इज बीइंग सेड बाय द ऑथर और द पोएट. सो व्हाट इज बीइंग सेड, सबसे पहले हमें जानना है कि उस टेक्स्ट में कहा क्या गया है. ठीक है. सेकंड होता है फीलिंग्स. फीलिंग्स इट इज रिलेटेड टू डिजायर. ओके, डिजायर, इमोशंस, एटीसी मीन्स जो उसमें कहा गया है उसके पीछे, उसके कहने के पीछे जो राइटर है उसके डिजायर क्या है या उसका इमोशंस क्या है, उसके उसने जो कुछ भी कहा उसके पीछे. ठीक है. उसका मतलब ये टोन होता है वे ऑफ स्पीकिंग. वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग मीन्स वे ऑफ स्पीकिंग चेंज टू पर्सन. हमारे बोलने का जो तरीका होता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. फर्स्ट जैसे when we talk to our parents then our way of speaking is changed. Whenever we talk to our friends then our way of speaking is changed. So it's depend on the person to person or it shows the nature of the person. Okay, so intention here shows the author's intention. Author's intention to write that particular word. So ये फोर काइंड मीनिंग है. एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि आई रिचर्ड के अकॉर्डिंग गिव द नेम ऑफ द फोर काइंड ऑफ मीनिंग. ठीक है. तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें दे रखा था और वन मीनिंग है वो डिफरेंट दे रखा था जिसको हमें मैच द फॉलोइंग में देखना है. तो बस इतना ही था ये रिचर्ड का. ठीक है. बाकी जो ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, स्टडी लिटरेचर, इसका सबटाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है. और प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 4 या 5 वर्क है जिनके टाइटल आपको जरूर ध्यान में रखने हैं क्योंकि कभी भी मैच मेकिंग में भी पूछ सकते हैं. हाँ, उन वर्क से रिलेटेड कोई इन्होंने थ्योरी क्वाइन नहीं की है. थ्योरी सिर्फ इन्होंने 2-3 इसी वर्क में दी है. बाकी सिर्फ टाइटल याद रखना है उनका. ठीक है. हम नेक्स्ट क्रिटिक पे चलते हैं. नेक्स्ट है विलियम एम्शंस. विलियम एम्शंस ये लिटरेरी क्रिटिक और पोएट भी थे. ठीक है. सो फर्स्ट इनका वर्क देखते हैं. फर्स्ट है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटीज. 1930 में आया था. सेकंड है some version of pastoral 1935 में. थर्ड मिल्टन्स गॉड 1961 में. ठीक है. सो विलियम एम्शंस के 3 ही वर्क है जिन पे हमें फोकस करना है. फर्स्ट है 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटीज, सेकंड है सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल एंड थर्ड है मिल्टन्स गॉड. ठीक है. तो 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटीज है. ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है जो न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है. ठीक है. बाकी ये 2 वर्क इनका टाइटल ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है. मिल्टन्स गॉड है, इसमें विलियम एम्शन है. उन्होंने जब मिल्टन का वर्क पैराडाइज लॉस्ट जो ग्रेट एपिक पोएम है उसको पढ़ा था तो उस पे उन्होंने अपना रिव्यू दिया है कि वो कैसा वर्क है मिल्टन का.
और विलियम एमसन ने उसको क्रिटिसाइज किया, स्पेशली उस क्रिश्चियन रिलीजन को क्रिटिसाइज किया इस बुक में। ओके, ही क्रिटिसाइज द क्रिश्चियनिटी। ओके, ज्यादा कुछ नहीं है। अब 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी क्या है, उसका नाम दिया विलियम एमसन ने कि क्या होती है वो 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटीज। वन बाय वन करके देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है मेटाफोर, एंटीथेसिस, वन abstract ambiguities, simile, sentence fulfillment, एंड 7th है बाइनरी ऑपोजिशन। ये 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटीज है जिसके बारे में विलियम एमसन बात करता है, ठीक है। विलियम एमसन कहता है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट को पढ़ते हैं, व्हेनेवर वी रीड एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट, द फर्स्ट थिंग्स दैट केम इनटू आवर माइंड इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ओके, so we see that there are many meaning words in the text that contain multiple meaning. A single word can contain multiple meaning or different meaning. So how we decide that what is the right meaning of that particular word? So he says that we can see that he says these 7 type of ambiguities we face whenever we read any kind of text, or he gives the name of the 7 type of ambiguities. That is, first is metaphor. ओके, ये सब लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिनको आप जानते हो, ठीक है। इतना डीप में वैसे पूछते नहीं है, नेट में भी सिर्फ ये पूछ लेंगे ज्यादा से ज्यादा 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटीज वर्ड किसका है, या ये पूछते हैं कि जैसे कि मेटाफोर 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटीज में आता है या नहीं, या सिमिली को शामिल किया है या नहीं, ठीक है। तो वैसे पूछते हैं, इनकी ज्यादा डीप भी नहीं जाती, फिर भी मैं नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि मेटाफोर जो होता है, whenever two different kind of things is brought together या compare to each other, that is metaphor। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, राम इज ए लॉयन, ठीक है। सो राम इज ए लॉयन इज ए मेटाफोर। तो यहाँ राम एंड लॉयन both are two different properties, ठीक है। राम is human beings and lion is animal. How we can compare to both of them? अगर हम इसका हिंदी ट्रांसलेट देखें तो इसका मीनिंग होगा राम एक शेर है, ठीक है। लेकिन अगर इसका मीनिंग हम सिंबॉलिक वे में देखें तो इसका मीनिंग ये है कि राम इज एज ब्रेव एज बोल्ड एज लॉयल, ठीक है। राम की जो स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर किया गया है लॉयल से, वो इतना स्ट्रॉन्ग है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी ये है कि हम इसका मीनिंग अगर सरफेस लेवल पे देखें तो ये है, लेकिन अगर एक एक्चुअल मीनिंग जानना है तो हमें इसको डीप अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। फर्स्ट ये। सेकंड है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मींस when two different ideas and two different qualities is brought together in a parallel way in the same sentence। जैसे होता है to be or not to be, ठीक है। ये इसका एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है जो ये हैमलेट से लिया गया, बहुत ही पॉपुलर ट्रेजेडी हैमलेट की, शेक्सपियर की, वहां से। सो टू बी और नॉट टू बी, एक ही सेंटेंस में दो ऑपोजिट आइडियाज यूज हुए हैं, जैसे ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम कंफ्यूजन में होते हैं कि ये करे या ना करे, ऐसी वाली सिचुएशन होती है, उसको कहते हैं एंटीथेसिस, ठीक है। थर्ड है पन। पन मीन्स when the same word that has same spell or same pronunciation and then contain different meaning, okay। how, जैसे एग्जांपल देखो, लाइफ depend on the liver, life depends on the liver। तो यहाँ जो लिवर वर्ड यूज हुआ है इसका मीनिंग एक से ज्यादा निकल रहे हैं। लिवर कैन बी यूज फॉर बॉडी ऑर्गन,
बॉडी ऑर्गन हो सकता है लीवर, और लीवर कैन बी यूज फॉर द पर्सन हु लिव ए लाइफ, ओके, पर्सन के लिए भी यूज होता है। सो हम इसका मीनिंग अगर सेंटेंस के पढ़े तो डिसाइड कैसे करें कि इस सेंटेंस का राइट मीनिंग क्या होगा, लीवर का हम यूज कैसे करें, इसमें पर्सन के लिए करें या बॉडी ऑर्गन के लिए करें, तो ये भी एक टाइप की एम्बिग्यूटीज है, ठीक है। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट एम्बिग्यूटीज। एब्स्ट्रैक्ट एम्बिग्यूटीज सिमिली की ही एक तरह होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें टू डिफरेंट मीनिंग, टू डिफरेंट आइडियाज होते हैं जो brought together, that is not agree but brought together only to clear a complicated state of mind in the author। so author के माइंड में एक confusion क्रिएट करने के लिए ऐसे वर्डिंग को यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल दूं तो ये होता है I am lying for the time being, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट एम्बिग्यूटीज का एग्जांपल है। तो अगर हम इसका हिंदी में इसके ट्रांसलेट देखें तो इसका मीनिंग दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है कि मैं उस समय से मतलब लेटा हुआ हूँ या भाई सोया हूँ, लाइफ फॉर द टाइमिंग, या ये भी हो सकता है कि मैं उस समय से झूठ बोल रहा हूँ। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसके तो डबल मीनिंग भी कर रहे हैं, तो ये भी एक टाइप की एम्बिग्यूटीज है। फिफ्थ होता है सिमिली। सिमिली आपको सबको पता है, टू डिफरेंट थिंग्स दैट इज कंपेयर टू ईच अदर इज सिमिली, ठीक है, सिमिली का देने की जरूरत नहीं है। और अगर सिमिली और मेटाफोर एक में आपको कंपेयर, इसमें थोड़ा डिफरेंस बता देते हैं क्योंकि ये तो बहुत डिफिकल्ट होती है, जल्दी हम बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें सिमिली और मेटाफोर में, ओके। जैसे एग्जाम्पल दो, राम इज ए लॉयन, ठीक है, ये है मेटाफोर। अगर हम इसको सिमिली में लिखें तो ये होगा राम इज एज ब्रेव एज लायन, ठीक है। तो इनमें मेन डिफरेंस वर्डिंग का होता है क्योंकि सिमिली में जो वर्ड होते हैं लाइक, एज, कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन जब करते हैं तो इन वर्ड्स का यूज होगा सिमिली में, ठीक है। मेटाफोर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है यहाँ, ठीक है, यहाँ ऐसे वर्ड का यूज नहीं होता। यही मेन डिफरेंस होता है सिमिली और मेटाफोर में, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस फुलफिलमेंट। मीन्स व्हेन द सेंटेंस डज नॉट से एनीथिंग बट whenever the reader read that sentence then he is forced to invent the sentence or he try to fulfillment the sentence by his own way। जैसे कोई भी सेंटेंस दे रखा है और वो कंप्लीट नहीं है, जैसे he is doing, ठीक है, इतना देंगे, बाद में डैश 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 करके इसको फुलफिल करना है, इतना दे के छोड़ दिया, ठीक है। तो जब कोई भी रीडर या हम इसको पढ़ते हैं इस टेंस को ही इज डूइंग, तो हम इसको खुद से कंप्लीट करने की कोशिश कर, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही इज डूइंग हिज डोमेस्टिक वर्क, ठीक है, या होम वर्क, कुछ भी ऐड कर दो इसमें सेंटेंस फुलफिलमेंट हो जाएगा, मीनिंग भी बहुत सही है इसका, ठीक है। तो ये होता है सेंटेंस फुलफिलमेंट। और लास्ट है बाइनरी ऑपोजिशन। बाइनरी ऑपोजिशन क्या होता है कि जब एक ही जब सेंटेंस में दो वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिशन में यूज करते हैं, जैसे मैं कहूँ हॉट, कोल्ड, कोल्ड के ऑपोजिशन में हॉट वर्ड यूज हो गया, ओके, रिच, पुअर, ठीक है, डे, नाइट, ठीक है। तो ये होता है बाइनरी ऑपोजिशन, जब एक ही सेंटेंस में दो बड़े दूसरे के बिल्कुल साथ में अपोजिट में यूज हुए। तो ये था विलियम एम्पशंस का, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता और ना कभी आया है, ठीक है। सो जो बचे हुए जो क्रिटिक हैं उसको, बचे हुए जो 3 और 4 क्रिटिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। दैट्स इट।